तू नहीं है तो रुत ये हवा, क्या करूं क्या करूं। दूर तुझसे मैं रह के बता, क्या करूं क्या करूं। सुना सुना है जहां, अब जाऊं मैं कहाँ। सुना सुना है जहां, अब जाऊं मैं कहाँ। हो। आइए दोस्तों, द बेस्ट कॉन्सेप्ट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं इंटरनेट मॉडल सेट का सॉल्यूशन। ठीक है कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। इस क्लास को हम लोग तैयारी करेंगे 18 फरवरी 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है मैट्रिक का, उसी के बेस पे। तो चलते हैं क्वेश्चन के तरफ। आप लोग क्लास में बने रहिए क्योंकि आज के क्लास में बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, इस क्लास में हम लोग देखेंगे एक से बढ़कर एक क्वेश्चन को, जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 सुन लीजिए। संख्याओं 72 और 120 का एलसीएम लसअ अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। ठीक है, देखिए एक नंबर में दिया है कितना कितना 72, उसके बाद में 120 का एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 2 से लगेगा 36 दूना 72, उसके बाद में फिर 2 से लगेगा 18 दूना 36, फिर 2 से लगेगा 9 दूना 18, उसके बाद में अब 3 से लगेगा 3 तिहाई 9। ठीक है, तो लिखेंगे चूँकि 72 बराबर आ गया है कितना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 हो गया। उसके बाद में इसको देखिए, इसमें भी 2 से लगेगा 60, फिर 2 से लगेगा 30, फिर 2 से लगेगा 15, अब की बार 3 से लगेगा 3 5 15 हो गया। तो चूँकि लिखेंगे इसमें भी चूँकि 120 बराबर कितना 1 2 3 1 2 3 गुना 3 गुना 5 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या निकालना है लसअ निकालना है। तो लिखेंगे लसअ कितना कितना का, तो 72 और 120 का। ठीक है, तो देखिए लसअ का नियम होता है कि जो संख्या अभाज्य गुणनखंड में सबसे ज़्यादा बार आएगा उसी को हम लोग लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे जो 2 आया है 2 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 दोनों में 3 3 2 आया है, तो इसमें तो ज़्यादा कोई नहीं है, दोनों का दोनों बराबर है। तो जब दोनों में संख्या बराबर होता है तो किसी एक को लिख देते हैं। तो इसमें से मान लीजिए कि इसी को लिख देते हैं। चलिए लिख दिए। अब देखिए इसमें 3 कितना बार आया है 2 बार, इसमें 3 कितना बार आया है 1 बार। किसमें ज़्यादा बार आया है, तो इसमें ज़्यादा बार आया है। और कितना बार आया है, तो 2 बार आया है। तो देखिए तो यहाँ पे 2 बार लिख देंगे। अब उसके बाद में ये जो 5 है 5 अकेले है, तो जो संख्या अकेले रहता है उसको भी लिख देते हैं। कहने का मतलब है यह अपने आप में ही ज़्यादा है। ठीक है, अब सबको गुना कीजिए। तो 2 दूना 4, 4 नामा 36, 36 हो गया। उसके बाद में 5 दूना 10, यही अपना आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन बहुत भी आई है। ठीक है ना, हो सकता है कि यह आए या इसी के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि इसके जैसा ही क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सिद्ध करें कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी बहुत VBI क्वेश्चन है।
चलिए लिखते हैं। 2 नंबर में लिखेंगे ऐसे, माना देखिए यह वाला दिया है 3√2 को सिद्ध करना है कि यह कौन संख्या है, तो अपरिमेय संख्या। इसको देख लीजिए, इसका कॉन्सेप्ट समझिए। जो संख्या रूट में रहता है उसको अपरिमेय बोलता है। ऑब्जेक्टिव में आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय पर गारंटी है कि पूछेगा। 2-3 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछने वाला है। तो जो संख्या रूट के अंदर होगा और उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा उसको अपरिमेय बोलेंगे, ठीक है। तो यह अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करके दिखाना है कि यह अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो लिखेंगे माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। हो गया। देखिए है अपरिमेय संख्या, ठीक है, लेकिन इसको मान लिए क्या परिमेय संख्या, उल्टा माने हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इसके आधार पर, परिमेय संख्या के आधार पर। तो लिखेंगे इसलिए 3√2 बराबर P/Q, जहाँ यह जो P और Q है, P और Q एक पूर्णांक है। P और Q क्या है? एक पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है। चलिए हो गया। तब देखिए अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए P भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है। एक बात याद रखिएगा, पूर्णांक पहले समझ लेते हैं क्या होता है। ये जो पूर्णांक होता है यह क्या होता है, इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। जो भी संख्या प्लस में रहेगा माइनस में रहेगा उसी को बोलेंगे पूर्णांक संख्या। जैसे देखिए मान लीजिए कि इधर -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, अनंत तक है। बटा में नहीं होना चाहिए, प्लस में रहेगा माइनस में रहेगा। कहने का मतलब है कि पूर्ण संख्याओं का धनात्मक वैल्यू और पूर्ण संख्याओं का ऋणात्मक वैल्यू, ठीक है, जब दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, किसका सेट बनेगा, तो पूर्णांक का सेट बनेगा। तो देखिए यह क्या है, पूर्णांक है, इधर भी क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक में पूर्णांक से भागा करके देखिए, तो मान लीजिए कि 1 है, ठीक है, ऐसे -3 रखिए, चाहे 4 रखिए, चाहे 5 रखिए, कुछ भी रखिए। देखिए ना बटा में नहीं आया, बटा में आया ना। तो जब बटा में आ गया मतलब ऊपर भी पूर्णांक है। देखिए कॉन्सेप्ट आप लोग समझिए, नीचे भी पूर्णांक है, ठीक है। अब ई देखिए, ई 1/-3, इसको परिमेय संख्या भी हम लोग बोलेंगे क्योंकि बटा में है, परिमेय संख्या भी बोलेंगे। कहने का मतलब है कि यदि इसमें सॉल्यूशन हम लोग करें और ऊपर पूर्णांक नीचे पूर्णांक आ जाए तो उसके जगह पर परिमेय संख्या लिखेंगे कि नहीं, लिखेंगे ना। चलिए लिखते हैं, देखते हैं आगे आता है कि नहीं। तो ये 2 है, √2 है, तो √2 P/Q, यह भागा में है तो इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। चलिए √2 बराबर P को देखिए, P को क्या माने हैं, तो P को पूर्णांक माने हैं तो लिखेंगे पूर्णांक, ठीक है। उसके बाद में Q को क्या माने हैं, पूर्णांक, तो 3 है तो 3 लिख देते हैं। उसके बाद में पूर्णांक लिखते हैं। तो देखिए एक और बात आप लोग समझ लीजिए कि पूर्णांक के साथ में यदि कोई संख्या रहता है, प्लस में रहता है चाहे माइनस में रहता है, तो वो फाइनली पूर्णांक ही होता है, ठीक है। तो ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक, तो पूर्णांक बटा पूर्णांक कौन संख्या होता है जी, परिमेय संख्या होता है। कौन संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है। देखिए ना, इसको दोनों को मिलाकर माने हैं परिमेय, दोनों 3 और √2 को मिलाकर क्या माने हैं, परिमेय माने हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 आया है परिमेय। आप लोग बताइए √2 परिमेय है क्या, नहीं ना। तो लिखेंगे चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय
संख्या है, इसलिए हमारी मान्यता क्या है, गलत है, हमारी मान्यता गलत है। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना? तो समझ में आ गया है तो इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 2y² + 3y + 1 को y + 2 से भाग दीजिए। चलिए भाग देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, y + 2 से भागा करना है। 2y² + 3y + 1, ठीक है, इसमें भाग देना है। तो चलिए भाग देकर देखते हैं कैसे होगा, कितना कितना आंसर आने वाला है। देखिए इसमें भागा का रूल कहता है कि सबसे पहले फर्स्ट वाला से फर्स्ट वाला को कटा दीजिए। चलिए कटाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो संख्या है एक छिपा हुआ है, इस एक में गुना करके 2 लाना है। तो बताइए एक में कितना संख्या से गुना करेंगे कि 2 आएगा, तो 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस 2 को यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए ऐसे समझना है, कॉन्सेप्ट समझिए भाई, ऐसे समझना है कि इतना लाना है, y के पावर 2 लाना है, y के पावर 1 है। कहने का मतलब है कि 2y लाना है, एक y अपने पास है। तो 2y लाने के लिए एक y अपने पास है, तो कितना मिलाना पड़ेगा, एगो मिला देंगे। इसमें एक मिला देंगे तो 2 नहीं हो जाएगा क्या? तो एगो मिलाएंगे यहाँ पे, जो मिलाते हैं उसको यहाँ पे लिखते हैं। तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ठीक है ना। हम मिला दिए तो 2 y हो गया। इस 2 के बारे में नहीं बोल रहे हैं, पावर के बारे में बोल रहे हैं। जितना पावर होगा उतना समझेंगे कि y लाना है। ठीक है, कहने का मतलब है, इसको छाटिए, y के पावर 2 है, यानी कि y यहाँ पे डबल है, यहाँ पे y सिंगल है। तो अपने पास एगो y है, 2 लाना है, तो एगो मिला देंगे तो 2 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। चलिए हो गया। उसके बाद में अब काम यह करते हैं, जो संख्या यहाँ पे लिखा गया रहता है उसी संख्या से इसमें गुना करके लिखते हैं। तो सबसे पहले प्लस आगे दिख रहा है तो प्लस लिखेंगे, 2 में इस 2 से गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4y हो जाएगा। अब जब भागा होता है ना तो इसमें साइन चेंज होता है। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 31 कट गया। अब देखिए 3y में से 4y घटेगा तो -1y बच जाएगा, अब प्लस 1 है तो 1 लिख देंगे, हो गया। अब देखिए सबसे पहले एक हम लोग काम करेंगे। सबसे पहले भागा में सबसे पहले चिन्ह को लाया जाता है। यहाँ पे रूल देख लीजिए, सबसे पहले किसके बारे में सोचा जाता है, चिन्ह के बारे में। तो चिन्ह तो प्लस होगा या माइनस होगा। उसके बाद में देखते हैं संख्या कितना लाना है। संख्या के बारे में मतलब 1 2 3 4 5 6 जो भी हो उसको लाना होता है। उसके बारे में सोचते हैं चर के बारे में। तो चर में x आएगा या y आएगा या z आएगा। रेयर केस में यह दोनों आता है, ज़्यादातर x ही आता है। तो सबसे पहले किसके बारे में सोचना है, चिन्ह के बारे में सोचना है। तो देखिए अपने पास कौन चिन्ह है, प्लस चिन्ह है, और क्या लाना है, माइनस लाना है। तो प्लस है माइनस लाना है, तो माइनस से गुना कर देंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए कितना y दिख रहा है, एगो y दिख रहा है, मतलब एगो y लाना है, एक y अपने पास है। तो मिलाने की कोई ज़रूरत है नहीं ना। तो जब मिलाने का ज़रूरत नहीं है तो इसको ऐसे ही यहाँ पे लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा जाता है ज़रूर। तो देखिए कितना लिखेंगे, तो 1 लिखेंगे। क्यों 1 लिखेंगे, तो क्योंकि y में 1 से गुना कीजिएगा तो y आ जाएगा। चलिए अब प्लस में माइनस से गुना कीजिएगा माइनस,
और 2 में 1 से गुना कर दीजिएगा 2, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यह 31 हो गया। उसके बाद में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है 2 है, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है तो 3 प्लस में आएगा, शेषफल हो गया यह। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन में बोल देता है कि भागा दीजिए तथा शेषफल और भागफल लिखिए, तो यहाँ पे शेषफल नहीं लिख के इसके लिए लिखेंगे, इसलिए भागफल बराबर यदि कहेगा तब, ठीक है ना, नहीं तो सिंपल भागा देकर लिख देंगे, भागा कर देंगे बस हो जाएगा। और उसके बाद में शेषफल बराबर 3 है तो 3 जब कहेगा तब ऐसे बना देंगे, हो गया। बात समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद gx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 के शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 के तरफ देखते हैं क्या कह रहा है। gx का वैल्यू दे दिया है बाबू, कितना, gx बराबर दे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 दे दिया है, और बोल रहा है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ज्ञात करें। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है ना। तो बी ए चाहिए ना इसमें, तो देखिए एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहा जाता है, तो इसका गुणांक कितना है 1 है। उसके बाद में x के गुणांक को d कहा जाता है, अचर पद को c कहा जाता है, ठीक है। इसको निकालना है तो लिखेंगे चूँकि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाटा ए, तो देखिए फार्मूला का माइनस तो किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, तो सबसे पहले इसको लिख देंगे, इस माइनसवा को लिख देंगे, लिख दिए। अब b का वैल्यू देखिए, b का वैल्यू कितना है तो -7 है, तो -7, ए का वैल्यू कितना है 1 है। इसको लड़ाना नहीं है, ठीक है ना, नहीं तो लड़ के ब्लास्ट कर जाएगा। तो माइनस इसको अलग रखेंगे, इस माइनस को अलग रखेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है, ब्लास्ट नहीं कराना है। तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 1 है तो 1, 7 में 1 से डिवाइड कीजिएगा 7 हो जाएगा, इतना अपना आंसर आ गया, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 नंबर में आएगा, मार दीजिएगा फटाक से। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है द्विघात बहुपद से लिया गया क्वेश्चन है। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 7 के शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। कितना दे दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 7 दे दिया है। सबसे तो पहले इसका शून्यक निकालना है बाबू, ठीक है ना। तो यह तो दे दिया है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट अब सॉल्यूशन कर देते हैं। लिखेंगे हल में लिखेंगे संगत समीकरण। क्या लिखेंगे, संगत समीकरण। अब बताते हैं संगत समीकरण का मतलब क्या होता है, इसको क्यों लिखा जाता है। तो बहुपद कितना दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 7 दे दिया है बराबर 0। देखिए बहुपद तो कभी भी बराबर के साथ में नहीं होता है। यदि बहुपद बराबर के साथ में आएगा तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा, समीकरण कहलाएगा। लेकिन शून्यक ज्ञात करने के लिए बहुपद को समीकरण बनाना अनिवार्य होता है, ठीक है। तो इस बहुपद को जब बहुपद समीकरण बनता है ना, तब उस बहुपद को लिखते हैं संगत समीकरण। बात समझ में आ गया। अब देखिए, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, मतलब एक्स का मान निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर बराबर ये होगा कि माइनस में है तो इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, या एक्स बराबर होगा प्लस माइनस √7। इसलिए एक्स बराबर देखिए एक √7 आ गया, एक -√7, यह अपना आंसर आ गया, ठीक है ना। इतना तो आंसर आ गया, क्लियर। उसके बाद में देखिए इसमें एक और बात कह रहा है, शून्यक निकालने के लिए बोला है तो शून्यक आ गया, इतना अपना आंसर आ गया। उसके बाद में कह रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है ना।
तो चलिए संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिए यह जो दोनों को शून्यक बोलते हैं। फर्स्ट वाला शून्यक को लिखेंगे अल्फा, इसलिए लिखेंगे अल्फा बराबर, थोड़ा अच्छा से लिखते हैं, अल्फा बराबर √7 और बीटा बराबर -√7। ठीक है, अब देखिए इतना तो हो गया। अब शून्यकों का जोगफल निकालना है। तो देखिए यहाँ पे एक काम कीजिएगा आप लोग, जो है ना इसको थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं, किधर बढ़ा कर लिख दें, इधर लिख देते हैं। इसको अच्छा से बनाने के लिए देखिए ये जो x² है ना, x², ये तो अचर पद है, लेकिन बीच में 0 के साथ में x लिख देते हैं हम। -7 है तो 7, अब 3 टर्म में हो गया। देखिए जब शून्यकों के गुणांकों के बीच जब संबंध की सत्यता की जांच करना होगा तो 3 टर्म होना अनिवार्य है। ठीक है ना, तो बहुपद को हम लोग बनाएंगे 3 टर्म में, उसके बाद में इसको लिखेंगे। ठीक है ना, तो चलिए अच्छा है यहाँ पे लिख देते हैं इसको यहाँ पे लिख देते हैं x² -0x -7 बराबर 0। अब इसमें देखते हैं अल्फा का वैल्यू कितना आ गया है, √7, और बीटा का वैल्यू कितना आ गया है, -√7। ठीक है, लिखेंगे चूँकि शून्यकों का योगफल बराबर योगफल, तो शून्यकों का योगफल को अल्फा प्लस बीटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है बाबू, अल्फा प्लस बीटा बोला जाता है। ठीक है ना, अब एक और बात देखिए, यहाँ पे प्लस भी रह सकता है, इसको यहाँ से मिटा ही देते हैं। यहाँ प्लस माइनस कुछ भी लिखिएगा, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो शून्यकों का जोगफल, तो शून्यकों देखिए अल्फा और बीटा क्या है, शून्यक है, इसका जोगफल करना है। तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया है, √7 आ गया है, अब प्लस माइनस √7 आ गया है बीटा का वैल्यू। चलिए तो ये हो जाएगा √7 और -√7 बराबर, ये तो कट के 0 आ गया ना, 0 आ गया। इसके नीचे आप 1 कर सकते हैं आराम से। अब देखिए इसमें प्लस माइनस कुछ भी आप लगा सकते हैं ना। तो आगे बनाते हैं, तो यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, प्लस माइनस कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे यदि माइनस लगा देते हैं, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं तो अपना काम हो जाएगा। प्लस भी रहेगा तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। हम लोगों को शून्यकों में संबंध को स्थापित करना है तो कुछ ना कुछ कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पे माइनस लगा देंगे तो देखिए ना, ये जो माइनस है 0 है, 0 किसका वैल्यू है, तो 0 b का वैल्यू है। यहाँ पे लिख लीजिएगा a बराबर 1, b बराबर 0 और c बराबर कितना, -1। ठीक है, इसको लिख ही लीजिएगा तभी आगे इसको लिखिएगा। a बराबर कितना हो गया, 1 हो गया, b बराबर कितना हो गया 0, c बराबर कितना हो गया -7 हो गया। तो b का वैल्यू, ये तो माइनस है तो माइनस, 0 b के बराबर है तो b लिख देंगे। और नीचे देखिए 1 है, 1 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो देखिए ना अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है ना, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a हो गया। अपना यह काम खत्म हो गया। नीचे एक लाइन और आप लिख सकते हैं, माइनस जो b है लिखेंगे, -b देखिए किसका गुणांक है, x का, तो इसके नीचे लिखेंगे -b x का गुणांक और a x² का गुणांक। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर शून्यकों का गुणनफल बराबर गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर, दोनों में आप गुणा कीजिए कितना आ रहा है, तो कितना होगा √7 इंटू √-√7, तो 7 में माइनस तो
छट जाएगा इधर 7 में 7 से गुना कीजिएगा 7 बाई ये 1 कर दीजिए। -7 किसका वैल्यू है देखिए, तो -7 सी का वैल्यू है, तो यहाँ पे सी लिखेंगे। ए किसका 1 किसका वैल्यू है, ए का वैल्यू है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए आता है ना। अब यह देखिए सी क्या है, तो सी को अचर पद बोला जाता है, इसको लिखेंगे अचर पद। और नीचे लिखेंगे ए किसका गुणांक होता है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, तो नीचे लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका जो काम था यह हो गया फाइनल। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 के तरफ। देखिए एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तो एग्जाम में 2 नंबर वाला क्वेश्चन कितना आएगा, तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा एग्जाम में 30। कितना क्वेश्चन आने वाला है, 30 क्वेश्चन आने वाला है, जिसमें से 15 क्वेश्चन को आप लोगों को बनाना है, ठीक है ना। तो 15 क्वेश्चन बनाने के लिए 30 गो है, 15 ही गो बनाना है। तो उसको बनाने के लिए आप लोगों को सेलेक्ट करना होगा सबसे इजी क्वेश्चन, ठीक है। 30 में 30 बन जाएगा, लेकिन उसमें से 15 ही ना बनाना है, तो सबसे इजी जो क्वेश्चन होगा ना उसी को आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है के का मान ज्ञात करें जिसके लिए समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान हो। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं। एक्स स्क्वायर दे दिया है, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के दे दिया है बराबर 0, ठीक है। तो कह रहा है कि यदि इसके मूल समान हो तो के का मान वास्तविक और समान हो तो के का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे इसको बनाने के लिए ए का वैल्यू लिखेंगे, तो ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू कितना है -8 है, सी का वैल्यू कितना है, तो सी का वैल्यू के है, हो गया। अब देखिए जो कंडीशन क्वेश्चन में रहेगा ना उस कंडीशन को लिखेंगे। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए, द्विघात समीकरण के क्वेश्चन को बनाने के लिए जो कंडीशन देगा उस कंडीशन को लिखेंगे, शर्त को लिखेंगे। तो यहाँ पे शर्त दिया है चूंकि समीकरण का मूल क्या है जी, तो वास्तविक और समान है, वास्तविक और समान है। तो देखिए तो समीकरण का मूल वास्तविक और समान कब होता है, तो जब d बराबर 0 हो जाता है तब होता है। जब d बराबर 0 हो जाएगा तो समीकरण का मूल वास्तविक और समान होता है। तो d का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, 0 है तो 0। अब इधर दाहिना साइड में कुछ नहीं करना है, जो भी करना है उसको बायां साइड में करना है, ठीक है ना। तो चलिए तो b का वैल्यू कितना है, -8 है तो -8 रख दिए, इसका स्क्वायर -4 है तो 4 रख दिए, a का वैल्यू कितना है 1 है तो 1 रख दिए, c का वैल्यू k है तो k रख दिए, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर होगा तो 64 हो जाएगा, माइनस का होता है तो प्लस हो जाता है, माइनस है तो माइनस कितना हो जाएगा 4k हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। तो -4k बराबर -64, ये प्लस में है तो माइनस में जाएगा, माइनस से माइनस गायब हो गया, तो कितना हो जाएगा k बराबर हो जाएगा 64/4, कितना 16 चौका 64, यानी k बराबर कितना हो गया 16 हो गया अपना आंसर फाइनल, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इजी है, ठीक है, मस्त क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बच्चों, द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 बराबर 0 को हल करें। क्या कह रहा है, 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 बराबर 0 को हल करें। चलिए हल करते हैं, ठीक है। यानी कि इसका शून्यक निकाल देना है, मूल निकाल देना है। दे दिया है 9x स्क्वायर माइनस 12x
अब +4 बराबर 0 दे दिया है। ठीक है, चलिए ये क्या है, द्विघात समीकरण है, इसको हल करना है। तो इसमें देखिए द्विघात समीकरण को 3 तरह से हल किया जाता है, आप लोगों को पता भी होगा। कितना कौन कौन विधि है, एक तो मूल विधि है जिसमें x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a होता है, उस पर भी इसको बना सकते हैं। एक गुणनखंड विधि से बना सकते हैं। तीसरा पूर्ण वर्ग विधि से भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे मतलब मज़ेदार कहिए तो सबसे मज़ेदार विधि होता है गुणनखंड विधि। ठीक है ना, इसमें क्या किया जाता है, इसमें और इसमें गुना कर दिया जाता है। शुरू और लास्ट वाला में क्या किया जाता है, गुना कर दिया जाता है। तो कितना हो जाएगा जी, 36 हो जाएगा, होगा ना। अब देखिए इस 36 को तोड़कर 12 के मतलब 36 को तोड़कर 12 लाना है। अब कैसे 12 लाना है, तो यहाँ पे प्लस होगा। तो जब देखिए सबसे पहले समझिए 36 को जब तोड़ेंगे ना तो यह 2 संख्याओं में बटेगा। ठीक है ना, ये 2 संख्याओं में बटेगा। अब उस संख्या को जोड़कर 12 लाना है या घटाकर 12 लाना है। तो अब डिसाइड करना है कि जोड़कर 12 लाएंगे कि घटा के। तो देखिए ये डिसाइड करता है यह साइन, यहाँ पे प्लस होगा ना, तो इसका जो गुणनखंड होगा, ठीक है, उसको जोड़ कर लाएंगे इसके बराबर, या जब यहाँ पे माइनस होगा तो घटा के लाएंगे उसके बराबर। चलिए देखते हैं। तो ये तो 6 छक 36 हो जाएगा, 6 6 12 भी हो जाएगा, बस काम अपना हो गया। तो 9x² माइनस 6x माइनस 6x, देखिए दोनों जोड़कर तो लाना तो है, लेकिन दोनों क्या है, माइनस में दोनों रखेंगे तभी ना। 6 रुपया कर्जा 6 रुपया कर्जा 12 रुपया कर्जा हो जाएगा। अब +4 है तो 4 बराबर 0। अब इसमें कॉमन कीजिए, कितना कॉमन होगा, 3x कॉमन होगा। तो 3 तिया 9x माइनस 2 हो जाएगा ना। यहाँ से कितना कॉमन होगा, तो -2 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, -2 कॉमन हो जाएगा तो 3x माइनस 2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे आप लोग समझिए माइनस क्यों कॉमन हुआ है। तो देखिए ई है प्लस ई है माइनस। सबसे पहले समझिए ये 3 पद में है, इसको हम लोग बनाए 4 पद। कितना पद बनाए, 4 पद बनाए, जोड़ा लगाने के लिए बनाए, और उसी जोड़ा में सब कॉमन करते हैं। तो देखिए फर्स्ट वाला जोड़ा को देखिए, खूब गौर से देखिएगा, प्लस माइनस, इसमें माइनस प्लस, इसके अपेक्षा यह उल्टा नहीं है, तो यह तो उल्टा है। तो इसको सीधा करने के लिए माइनस कॉमन कर दिए, काम अपना खल्लास। अब देखिए दोनों में 3x माइनस 2 3x माइनस 2 है, तो 3x माइनस 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, 3x बचेगा, -2 है तो -2 बराबर 0 हो गया, बस काम हो गया। अब लिखेंगे जब 3x माइनस 2 बराबर 0, मतलब क्या करना है, इसको कैंसिल करना है। इसको जब कैंसिल कीजिएगा तो यह इसके 0 के बराबर नहीं बचेगा, तो ये हो जाएगा 3x बराबर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, या x बराबर हो जाएगा 2/3 हो गया। उसके बाद में यह वाला काम खत्म, इसका बारी आ गया 3x माइनस 2 बराबर 0, या x बराबर 2/3, इसलिए x बराबर हो गया 2/3 और फिर 2/3 अपना आंसर हो गया। ठीक है ना, इसको एक तरीका से और भी बनाया जा सकता है। देखिए शुरू में परफेक्ट स्क्वायर है, लास्ट में भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पर a माइनस बी के होल स्क्वायर पर आराम से इसको आप बना सकते हैं, बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल में इसको हम लोग लेकर चलेंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन एपी से लिया गया है, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है समानांतर श्रेणी 2 5 6 11 ... के प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात करें। हो गया। देखिए 8 का सॉल्यूशन अब हम लोग करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन में देखिए एपी दे दिया है, एपी दे दिया है 2
5 6 11 डॉट डॉट के कितना पद है, प्रथम 20 पद। याद रखिएगा 20 पदों का जोगफल ज्ञात करना है। तो देखिए इसको ए बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी? ए बोला जाता है। तो ए का वैल्यू 2 है। उसके बाद में जोगफल निकालने के लिए डी चाहिए, एन चाहिए। तो डी का मतलब होता है इसमें से इसको घटाइएगा, डी निकल जाएगा। ठीक है, डी निकाल दिए, कितना 3 आ गया। कितना पदों का जोगफल निकालना है? तो 20 पदों का जोगफल निकालना है। तो n बराबर कितना हो गया बाबू? 20 हो गया। चलिए अब लिखेंगे, जोगफल ना निकालना है तो जोगफल का फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है ना। अब देखिए, इसलिए Sn का वैल्यू कितना है? 20 है। फिर यहाँ पे n का वैल्यू 20/2। चलिए 2a का वैल्यू कितना है? 2 है, प्लस फिर n का वैल्यू कितना है? 20, -1 है तो 1, d का वैल्यू कितना है? 3 है। हो गया, कटना वाला है, कटाइए। ठीक है, 10 हो गया। चलिए 2 दोनों 4 हो गया। कितना हो जाएगा? 19। 19 में 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, 10। ठीक है, और 10 10 10 4 19 तिहाई 57, 10 गुना कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा। 61 हो जाएगा। 61 में 10 से गुना कीजिएगा, 610 हो जाएगा आंसर। ठीक है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, अच्छा से देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैथ बनाने के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए। आप लोगों के लिए फार्मूला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फार्मूला याद नहीं होगा तो नहीं बनेगा। आप लोग फार्मूला को याद करते हुए चलिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 9 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है बच्चों, उस समानांतर श्रेणी का पदांतर ज्ञात कीजिए, यानी कि सर्वांतर ज्ञात कीजिए, जिसका 11वां पद 38 तथा 16वां पद 73 है। तो देखिए जी, इसमें ना ए का वैल्यू दिया है, एपी से क्वेश्चन लिया गया है, और नहीं इसमें ए का वैल्यू दिया है, नहीं डी का वैल्यू दिया है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, ना ए पता रहता है ना डी पता रहता है, तो सबसे पहले उसको मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए सॉल्यूशन, 9 का सॉल्यूशन क्या करेंगे? माना एपी का प्रथम पद, तो एपी का प्रथम पद क्या होता है? आप लोगों को भी याद होगा, ए होता है सर्वांतर। सर्वांतर क्या होता है? डी होता है। ठीक है, मान लिए। अब चलिए प्रश्न से इसका काम करते हैं। प्रश्न से क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि 11वां पद 38 है। 11वां पद 38 है, तो ए 11 बराबर दे दिया है 38। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस 10d होता है ना, 10d बराबर 38। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है ना, लिखेंगे। फिर प्रश्न से कितना? 16वां पद 73 है, तो ए 16 बराबर कितना? 73 है, तो 73। तो देखिए ए प्लस कितना हो जाएगा? 15d बराबर कितना? 15d बराबर 73। यह हो गया समीकरण 2। ठीक है, देखिए यह युगपत समीकरण का समीकरण आ गया है। युगपत समीकरण में एक्स वाई के फॉर्म में होता है समीकरण। तो समझिए कि यह एक्स है, यह वाई है, तो एक्स प्लस वाई बराबर इतना, और फिर यहाँ भी एक्स प्लस वाई बराबर इतना दिया है ना। एक्स वाई के फॉर्म में इसको समझिएगा तो युगपत समीकरण पर चले जाइएगा। तो यहाँ पे ए डी के फॉर्म में है, ये भी क्या है? युगपत समीकरण ही है। ठीक है, चलिए डी का वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए। पदांतर का मतलब होता है डी। ठीक है, तो क्या करेंगे? लिखेंगे समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2। अब क्यों घटाया गया है?
ए को कटाने के लिए घटाया गया है, ठीक है ना। इतना तो रूल आप लोगों को जरूर ही पता होगा। तो घटाइए ए माइनस ए प्लस 10d बराबर 38 ए प्लस 15d बराबर 73। तो जब घटाया जाता है ना, जब समीकरण को घटाया जाता है तो साइन चेंज होता है, साइन को चेंज कर दिए खत्म। इसलिए -5d बराबर कितना हो जाएगा, 13 में से 8 गया 5, 35 होगा, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया, ये डी के साथ 5 किस में है, गुना में, इधर आएगा भागा में हो जाएगा। मतलब ऐसे या 5d बराबर कितना 35, या d बराबर कितना होगा 35/5, 5 7 35, या d बराबर कितना हो जाएगा 7 आंसर, ठीक है। ये हो गया अपना क्वेश्चन का सॉल्यूशन और क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 लिया गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, निर्देशांक ज्यामिति से लिया गया है। कह रहा है P का मान ज्ञात करें यदि बिंदु A 0,2, बिंदु 3P तथा P 5 से समदूरस्थ है, ठीक है ना। देखिए इसका एक रूल होता है, जो निर्देशांक जो नियामक तथा से जुड़ा रहेगा, जो नियामक तथा से जुड़ा रहेगा, एंड से जुड़ा रहेगा, और से जुड़ा रहेगा, उसको आप लोग लिखिएगा शुरू में और लास्ट में, ठीक है ना। इसी में बच्चे कन्फ्यूजन खा जाते हैं। देखिए ना, 3 नियामक एक ही जगह है, ए का नियामक, उसके बाद में 3P, उसके बाद में P5, 3 नियामक एक ही जगह है। अब समझ में नहीं आता है कि ए के पास किसको लिखेंगे, बी के पास किसको लिखेंगे। तो जो नियामक जुड़ा रहेगा तथा से, और से, एंड से, उसको शुरू में और लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो ए बीच में दे दिया है ना, तो इसको क्या करेंगे, मान लेते हैं कि यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, और बीच में जब ए है तो यहाँ पे ए लिख देते हैं। तो P का नियामक होगा फर्स्ट वाला 3P, ठीक है, और Q का नियामक होगा लास्ट वाला P और 5, ए का नियामक होगा 0 और 2। कह रहा है कि ए दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। ये जो ए बिंदु है इसके P और Q से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है कि दोनों से समान दूरी पर है। तो देखिए जब समान दूरी पर है तो जितना दूरी यह होगा उतना ही दूरी यह होगा, क्योंकि यह बीच में है, तो जितना यह होगा उतना ही यह होगा ना। तो लिखेंगे माना ये 10 नंबर क्वेश्चन है। माना P का नियामक, P नहीं दिया है तो P का नियामक 3 और P, ठीक है। Q का नियामक कितना दे दिया है, P5। ए का नियामक दिया है 0 और 2। लिखेंगे चूंकि ए बिंदुओं कौन कौन, P और Q से समदूरस्थ है, ठीक है। समदूरस्थ है तो समदूरस्थ का मतलब होता है बराबर दूरी पर है। तो PA बराबर QA, ठीक है, PA बराबर QA। तो देखिए जब दो दूरी बराबर होता है ना तो दोनों साइड में स्क्वायर कर देते हैं। अब स्क्वायर कर दिए दोनों है, और स्क्वायर क्यों किए, इस क्वेश्चन को थोड़ा इजी बनाने के लिए। इसका फॉर्मूला होता है ना, PQ बराबर क्या होता है, मान लीजिए कि AB है, AB, तो AB का फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस
x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यदि दोनों साइड में स्क्वायर कर देते हैं, ऐसे दोनों साइड में स्क्वायर कर देते हैं तो स्क्वायर करने पर यह रूट नहीं हट जाएगा, हट जाएगा ना, बस इजी हो गया। ये बस दूसरा कुछ नहीं है, स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायर किया गया। फॉर्मूला सेम लिखेंगे तो लिखिए इस पी ए यहाँ पे पी है, यहाँ पे ए है, तो इसके फर्स्ट में से इसके फर्स्ट को घटा दीजिए, 3 माइनस 0 को घटा कर लिख दीजिए, प्लस सेकेंड को सेकेंड में से घटा दीजिए, पी में से कितना घटेगा, 2 घटेगा। उसके बाद में अब क्यू ए, ये पहिलका में से पहिलका को घटाइए, पी में से 0 घट जाएगा, उसके बाद में प्लस 5 में से 2 घट जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर। चलिए ये देखिए 3 में से 0 घटेगा तो कितना होगा, 3 होगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, प्लस p माइनस 2 के होल स्क्वायर है तो p का स्क्वायर कितना होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे है तो a स्क्वायर माइनस माइनस डायरेक्ट लिख देते हैं, 4p प्लस 4 हो जाएगा। उसके बाद में देखिए p में से 0 घटेगा, p इसका स्क्वायर कर देते हैं। उसके बाद में 5 में से 2 घटेगा, 3 का वर्ग होगा 9 हो जाएगा। तो देखिए इधर भी 9 है, इधर भी 9 है, इधर भी p है, इधर भी p है, कट गया तो क्या बचा, -4 p बराबर कितना, ये प्लस में है तो दाहिना साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, या p बराबर कितना हो गया, 4/4 कट के हो गया 1, या p बराबर कितना हो गया, 1 होगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने इस क्लास में देखा। अब इसके अगले क्लास में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में। तो मुझे उम्मीद है कि जितना क्वेश्चन इसमें हम लोग सॉल्व किए, पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत इजी मेथड से बताया गया है इस वीडियो में क्वेश्चन को। तो यदि यह क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिएगा, ताकि इस चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप लोगों के पास में पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।